ये जो आप पदयात्रा कर रहे हैं, आप करीब 14 ज़िलों, ये 15वां ज़िला है जहाँ पर आप हैं, 12-18 महीने से आप चल रहे हैं। ये आपके फीड से और आपकी जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग आपको क्या कह रहे हैं या उनका फीडबैक क्या रहा है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो मैं इस राज्य के होने के नाते आज से जब बंगाल चुनाव के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे वो काम नहीं करना है जिस नाम से मुझे दुनिया जानती है, तो मैंने 1 साल ये सोचने समझने के लिए लगाया कि भगवान ने मुझे जो शक्ति, बुद्धि, समझ दी है उसका उपयोग करके अगर मुझे बिहार में कुछ नया करना हो, ऐसा करना हो जिससे कि बिहार में लोगों की ज़िंदगी बदले, सिर्फ सत्ता ना बदले, तो क्या करना होगा। और मेरा जो अपना 20 साल का अनुभव रहा प्रोफेशनल, 10 साल यूनाइटेड नेशंस में और फिर 10 साल पॉलिटिक्स में हियर, आई कंबाइंड एवरीथिंग, आई ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर एंड व्हाट आई फाउंड इज़ कि जो रास्ते महात्मा गांधी ने बताए थे शायद उसकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है, जिसके मूल में अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये है कि आपको समाज में जाकर जब तक आप लोगों को, जन चेतना को नहीं जागृत करेंगे तब तक कोई बहुत बड़ी परिवर्तन की आशा रखना बेमानी है। लेकिन जन चेतना जागृत हो रही है, ये आपका, क्योंकि आपकी बिल्कुल पूरी हो टीम रही है जो जमीन पे काम करती है। बिल्कुल हो रही है। अगर नहीं हो रही होती, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जन चेतना जागृत हो रही है कि नहीं इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि मैं डाल के बता दूं। मतलब जब आप जगह से निकल मैं जाते आपको हैं, बता रहा हूं तो लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो तो आपका काम है देखना, आपका काम है असेस करना। हमारा तो ये है कि जब हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया तो ये तय किया कि हर गांव, पंचायत, प्रखंड में जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दो या किसे वोट दो। इस पूरे यात्रा में एक चीज़ है कि आप जिसको भी वोट दो वो वोट किस बात के लिए दो, ये जरूरी है। लोकतंत्र में कई बार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा समय और एनर्जी इस पर लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए। मेरी अपनी समझ 10 साल की ये है कि वोट किसको दिया जाए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया और आपके पुराने इंटरव्यूज़ में भी जितने मैंने देखे, आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, जन स्वराज है उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर है। आज के भारत में महात्मा गांधी का महत्व या फिर रेलेवेंस, जो भी बेहतर शब्द हो, आपके हिसाब से क्या है? किसी दूसरे समय कालखंड के मुकाबले आज ज़्यादा है। और ये कई बार लोगों को, खासकर शहरी क्षेत्र जो हैं भारत के, अर्बन इंडिया में, ये एक मिसकंसेप्शन बनता जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि गांधी का अब रेलेवेंस नहीं है या गांधी के फॉलोअर्स कम हो गए हैं या उनके चाहने मानने वाले लोग कम हो गए हैं। ये बिल्कुल इस बात में धरातल पर कोई इसमें सच्चाई, ये सिर्फ मैं अपनी यात्रा के अनुभव से नहीं कह रहा हूँ। मैंने पीछे जो 10 साल काम किया, मैंने 2018-19 में देशव्यापी करीब 2,500 कॉलेज में एक बड़ा साइंटिफिक सर्वे करके देखा एंड महात्मा गांधी रिमेन्ड द मोस्ट प्रेफर्ड, रेवर्ड सोशियो पॉलिटिकल आइकॉन इन दिस कंट्री। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें जन स्वराज का क्या भूमिका हो? जन स्वराज की कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका तो अभी हमने ये तय किया हुआ है कि हम जनता को जाकर जागरूक करेंगे, बताएंगे और उसी भूमिका में हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि जनता को ये वादा किया गया है कि जब पूरा बिहार हम लोग पैदल चल लें, पूरे बिहार में ये काम हो जाए, उसके बाद सारे लोग एक साथ बैठें, वो अधिवेशन करें, सम्मेलन करें, बैठकर चर्चा करके तय करें कि दल बनाना है और हम लोग दल बना रहे हैं, तभी दल बनेगा। तो लोकसभा से पहले हमारी पदयात्रा पूरी हो नहीं सकती। मैं अभी आधा बिहार कर पाया हूँ। आपने जिले बताए 15, आधे से भी कम नहीं, आधा कर लिया, क्योंकि जिलों का साइज छोटा बड़ा है। हाँ। मैं करीब, बिहार में 243 विधानसभा है और मैं करीब 120 विधानसभा कर चुका, तो आधा बिहार हम लोग पैदल चल चुके हैं और आधा करने में करीब 1-1.5 साल और लग सकता है। आपको उम्मीद है कि अगला चुनाव जब होगा, विधानसभा का चुनाव, तब तक आप यात्रा पूरी कर लेंगे? अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जो समय है, जो अभी तक का अनुभव है, हालांकि ये पूरा प्रयास विधानसभा और लोकसभा के नजरिए से नहीं है, ये अदर वे राउंड है। जिस दिन पूरे बिहार में ये प्रयास कर लिया गया, पूरी पदयात्रा पूरी कर ली गई, कंसल्टेशन पूरा हो गया, लोग साथ में आ गए, लोग चिन्हित कर लिए गए कि कौन से वो लोग हैं जो कि साथ में मिलकर ये दल बनाना चाहते हैं, तो दल तो एक दिन में बन जाएगा। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये लोकसभा से पहले तो संभव नहीं है, इसलिए लोकसभा में हमारी कोई भूमिका एज सच बिहार में या अदरवाइज नहीं है। जब मैं रिसर्च करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो आपके जन स्वराज को लेकर अभी भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगेन क्वेश्चन मार्क इन द सेंस कि कौन है प्रशांत किशोर, ये क्या भाजपा की बी टीम है, अभी उनका हवा है नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल आप भी सुनते होंगे, आप इसके जवाब भी कई बार आपने दिए भी हैं, लेकिन ये जवाब
जवाबों के बावजूद ये सवाल नहीं जा रहे हैं नहीं, सवाल तो कि होते ही पैसा रहे। कहाँ से आ रहा है, ये कौन फंड कर देखिए, रहा है, ऐसा ये कैसा हो रहा है, ऐसा ये सब है कुछ। कि सवाल होते ही रहने चाहिए। जीवन में सवाल तो कभी रुकेंगे नहीं। सवाल करने वालों का काम है सवाल करना। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ उसको ईमानदारी और शुद्धता से करूँ। और मैं गांव-गांव में ये कहता हूँ कि आप, मैं जो कह रहा हूँ उस पर मत जाइए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। उसको देखिए, अपने अनुभव के कसौटी पर उसको कसिए, ठीक लगे, विश्वास बने तो जुड़िए। किसी पर भरोसा मत कीजिए, प्रशांत किशोर पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। इस सोच पर भरोसा कीजिए कि अगर आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारनी है, अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, खुद प्रयास करना पड़ेगा। मेरी भूमिका उसमें सूत्रधार की है, उस कुम्हार की है, जो मैं थोड़ा बहुत मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपका नेता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे वोट दे दो, मैं आऊँगा और सब आपका काम ठीक हो जाएगा। मेरे पास उसका कोई फार्मूला नहीं। मेरे पास एक फार्मूला है, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए। अगर लोग संगठित हो जाएं तो उनको एक राजनीतिक स्वरूप कैसे दिया जाए। अगर एक राजनीतिक दल बन जाए तो उसको चुनाव लड़ाया कैसे जाए, उसको जिताया कैसा जाए। ये मेरा पीछे 10 साल 20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड 15 साल का रहा है, उसके आधार पर लोग देख रहे हैं और लोगों का विश्वास है। तभी आप देख रहे हैं सुबह शाम तक, अगर हम लोग 8 बजे से दिन अपना शुरू करते हैं, रात में 12-1 बजे तक लोगों से मिलते मिलते समय नहीं है। तो अगर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है तो फिर आ कौन रहा है? आप क्यों यहाँ बैठे हुए? अगर कोई असर नहीं है तो बीबीसी आकर यहाँ गांव में क्यों बैठा पूछने है? के लिए कि ये जो नहीं, बात हो रही, मेरी तो कोई पहचान नहीं। आपने ठीक कहा, कौन है प्रशांत किशोर? ये जो प्रशांत बी किशोर कोई टीम नहीं है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, छोड़िए, ये सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर कौन है? कोई नहीं है। मेरी पहचान ही मेरा काम है। आपने कहा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हर सवाल, इस हर इंटरव्यू में इसका हमने जवाब दिया है। पैसे वहाँ से आ रहे हैं जिन लोगों को पिछले 10 वर्ष में हमने राजनीतिक क्षेत्र में मदद करी, उनको चुनाव जीतने में मदद की। कई जगह पर लोग सरकार में हैं, वो दल या नेता पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब कोई राज्य आप जीतने में किसी की मदद करते हैं तो उस राज्य में बहुत तेरे ऐसे लोग जिनके पास साधन है, जो थोड़ी बहुत आपको मदद कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपके काम को देखा, जिन लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी, उनको भरोसा है उनमें से कुछ लोगों को कि अगर प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहे हैं तो जरूर इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मदद वो लोग कर रहे हैं। अब जब पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का आपसे गठबंधन की घोषणा हुई है, या फिर समाजवादी पार्टी से बात हो रही है कि गठबंधन की वहाँ पे बात हुई है, विपक्ष आपके लिहाज से कहाँ खड़ा है जब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गए हैं? आपने अपने सवाल में ही बार बार कह दिया, कुछ ही वक्त रह गया। इट्स टू लिटिल टू लेट, इट्स टू लिटिल टू लेट। मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। आप सुनते हैं चर्चा कि मोदी जी ने मंदिर का जो पूरा जो समारोह जो प्राण प्रतिष्ठा का है उसको ऐसे टाइम टू द परफेक्शन है कि चुनाव के 3 महीने पहले हो। मेरा इसमें यह कहना होता है कि भाई ये जरा सोचो कि मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में हो, इसके लिए कम से कम 4 बरस 3 बरस पहले किसी ने सोचा होगा। उसके हिसाब से उसका निर्माण कराया गया, उसके निर्माण की गति को वैसे रखा गया, सारे चीज़ों को पहले 4 बरस उन्होंने सोचा होगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि मई 2024 में, अप्रैल मई 2024 में चुनाव होने हैं। और अगर ये बात मोदी जी को पता है, वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पत्रकारों को पता है, समाज को पता है, तो विपक्ष को यह पता नहीं था कि मंदिर चुनाव से पहले बनेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके काउंटर का आपके पास कोई तैयारी, कोई सोच कभी थी नहीं। तो आपको भाई सीट शेयरिंग आज हो या 6 महीने पहले हो, ये तो सबको पता था कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव है। तो जो लोग भी आज विपक्ष की भूमिका में हैं, या जो इंडिया गठबंधन है, या जो इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको किसने रोका था कि ये 3 बरस पहले ये गठबंधन बना लेते, 3 बरस पहले वो किसानों का मुद्दा उठा लेते, 3 बरस पहले वो सीट शेयरिंग कर लेते, 3 बरस पहले उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया होता। मुझे आप बताइए कि अगर यही गठबंधन का नाम 3 बरस पहले होता तो शायद ज़्यादा लोगों को इसकी समझ होती। अगर ये सीट शेयरिंग आज जो कर रहे हैं 2 बरस पहले कर लिया होता तो लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ होती कि मेरे क्षेत्र से कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। हु हैज़ प्रिवेंटेड यू दैट? प्रशांत, जब मैं विपक्ष के ऊपर लोगों से बात करता हूं तो 1-2 लाइन कई बार मुझे सुनने को मिलती है कि ये डू और डाई बैटल है विपक्ष के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगा? ये जो बातें होती हैं, ये देखिए, विपक्ष दूसरी बड़ी गलती कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रहा है विपक्ष में। अगर ये कह रहा है कि इसके बाद देयर इज नो टुमारो, ये तो बीजेपी चाहती है कि आप और हम ये बिलीव कर लें कि देयर इज नो टुमारो आफ्टर 2024, एज इफ दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इलेक्शन। और एक बार पब्लिक ने वर्डिक्ट अगर बीजेपी के फेवर में दे दिया तो उसके बाद कोई सवाल मत करो। आई एम ऑलरेडी सेइंग फॉर लास्ट फ्यू डेज कि भैया 24 कोई जीते कोई हारे,
इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में विपक्ष नहीं रहेगा, डिसेंट नहीं रहेगा, इस देश की समस्याएं नहीं रहेंगी, देश में आंदोलन नहीं होने चाहिए, देश में प्रयास नहीं होने चाहिए, जो कि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है तो उनको लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा लोगों को डरा रहे हैं ताकि हम कहेंगे भैया 24 के बाद कुछ नहीं बचेगा इसलिए वोट दो हमें। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई भी नहीं है। इफ आई वुड बी इन देयर प्लेस आई वुड से 24 लड़ेंगे पूरी ताकत से, लेकिन अगर 24 में जीत नहीं भी हुई तो देयर इज ए टुमारो आफ्टर 2024 एंड दैट इज व्हाट कंट्री शुड बी। आप मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे हैं पहले से पार्लियामेंट में खड़े होकर हम 400 सीट जीत रहे हैं। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपको साइकोलॉजिकल डोमिनेशन जो है कि अब जीत हार की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि 400 आएगा या नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगता है कि मैं जब आपको बोला, देखिए कैसे एजेंडा शिफ्ट किया जाता है। पहले ये हो रही थी बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, 272 आएगा नहीं आएगा। उन्होंने जैसे 400 कहा, 370 कहा, तो अब लोग सवाल ही ये पूछ रहे हैं कि 370 आएगा कि नहीं आएगा। हार जीत की बात ही खत्म हो गई। नहीं, लेकिन प्रशांत आप कह रहे हैं कि विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए। कास्ट सर्वे जो है, पूर्व में आपने कहा है कि उसका जो राहुल गांधी बात करते रहे हैं कास्ट सर्वे की, उसका बहुत असर नहीं हो रहा है। हुआ असर? तो नहीं, लेकिन क्या करना क्या चाहिए फिर? भाई क्या इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए जो नहीं उठा रहा है? आप जब यहाँ पे लोगों से इंडिविजुअली बात करते हैं कि मेरे भाई देखो, तो ऐसा करना क्या चाहिए? देखो ऐसा क्या करना क्या चाहिए, आप मुझे बताओ कि जो लोग कास्ट सर्वे के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटे, वही नीतीश कुमार सबसे पहले इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाग गया और उस मुद्दे को राहुल गांधी को चिपका दिया। राहुल गांधी अब उसको लेकर घूमे जा रहे हैं पूरे देश में और उसका नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय अब इमेज क्या बन रही है कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपियरिंग right or wrong, he is appearing as forward looking, you are appearing as backward looking retrograde जो पूरा नैरेटिव है। कास्ट सर्वे होना चाहिए एक, ये आदमी भाई यूपीए सरकार में थी, किसने रोका था उन्होंने कास्ट सर्वे कराने के लिए? उन्होंने तो कराया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? कास्ट सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन दैट बी द सेंट्रल नैरेटिव फॉर ए इलेक्शन एज बिग एज दिस वन? आई डिसएग्री। बिहार में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम आरजेडी को देखें तो तेजस्वी यादव जो हैं उनको एक तरह से यूथ आइकॉन की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है। आपने क्योंकि पूर्व में काम किया है आरजेडी के साथ, थोड़ा बताएं कि ये जो प्रेजेंटेशन है या फिर अभी जो चुनावी माहौल है उसमें किधर ज़्यादा देखने की ऐसा है, काट की हांडी लोकतंत्र में बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। आरजेडी का दौर लोगों ने यहाँ देखा है। आप लोग पत्रकार हैं, बाहर से उस दौर को आपने असेस किया, रिपोर्ट किया, उस पर टीका टिप्पणी की, लेकिन जिन लोगों ने उस 15 साल के जंगल राज को भुगता है वो किसी भी हालत में आरजेडी या आरजेडी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग को फ्रंट सीट पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपने जो कहा मदद की, उसमें आरजेडी फ्रंट पे नहीं थी, आरजेडी सपोर्टिंग रोल में थी। चेहरा नीतीश कुमार थे, कांग्रेस थी, उसमें आरजेडी भी थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई बिहार के यूथ आइकॉन है। वो आरजेडी के लीडर्स के, कार्यकर्ताओं के यूथ आइकन हो सकते हैं। देखिए, जब आपके पिताजी का दल है तो उस दल का नेता बनना दुनिया में सबसे आसान काम है। पिताजी की दुकान है, पिताजी हटे, आप बैठ जाइएगा। आपने ये भी कहा है कि जो बंगाल में ममता बनर्जी हैं उनको एंटी इनकम्बेंसी का असर उन पर पड़ सकता है क्योंकि सारी लेयर्स में टीएमसी है। जो अभी संदेश खाली का जो पूरा विषय है जिसको लेकर दोनों पक्ष में हम देख रहे हैं इतनी टीका टिप्पणी हो रही है, और उसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा विषय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने का निर्णय आया है, जिसमें कुछ बातें सामने आने की बात कही जा रही है, ये दोनों विषय आपको लगता है कि इनका चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधे चुनाव के परिणाम पर, वोटिंग बिहेवियर पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ये तो स्ट्रक्चरल चीज है कि चुनाव में फंडिंग को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए। एक पहले व्यवस्था थी, उसके मुकाबले एक नई व्यवस्था बीजेपी ने बनाई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो निश्चित तौर पर उसके मेरिट डिमेरिट अपने हैं, लेकिन उसकी वजह से गांव देहात शहरों में लोग के इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया, इससे लोगों का वोटिंग बिहेवियर नहीं बदलता है। जहां तक संदेश खाली का मुद्दा है, डेफिनेटली उस तरह के मुद्दे जब पब्लिक डोमेन में आते हैं, सही हो गलत हो, उसकी इंटेंसिटी या उसमें सच्चाई कितनी है वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस तरह के मुद्दे जब पब्लिक डोमेन में आते हैं तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको उसका नुकसान होगा ही होगा।
मेरा अपना ये कहना है, जो मैं कह रहा हूँ, कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बंगाल के जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए कि उसके बाद बीजेपी बंगाल में एक तरह से खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जब रिजल्ट आएंगे। बीजेपी वहाँ मजबूत, बहुत मजबूत है। विधानसभा में बहुत प्रयास करके उनको हराया गया था। अगर उस तरह के सही प्रयास नहीं किए गए टीएमसी की ओर से, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करीब करीब जो 2019 का रिजल्ट था वो या उससे भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और उस समय जितने ये मीडिया में पंडित लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इनको आश्चर्य होगा कि अरे भाई इसमें क्या हुआ। संदेह खाली उसमें एक और फ्लिप हो सकता है, एक और एडिशनल प्रॉब्लम हो सकती है टीएमसी के लिए। लेकिन ओवरऑल जो मैं स्थिति वहाँ देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर हूँ नहीं, दूर से जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू 2021 विधानसभा, बीजेपी सपोर्ट, their vote is on rise, their tail is up in Bengal, and TMC को बहुत बड़ी प्रयास करने की ज़रूरत है अगर वो अपने टेरिटरी को होल्ड करना चाहते हैं।